फैनन का जन्म 20 जुलाई 1925 में फोर्ट डी फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ओके। उसके बाद फ्रांस फैनन एक प्रसिद्ध विचारक है जिन्होंने उपनिवेशवाद और उसके खिलाफ संघर्ष पर लिखा। उनके विचारों ने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को प्रभावित किया। अब मैं फैनन के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण बातें रही है, या उसने जो आंदोलन वगैरह चलाए उसके बारे में कुछ, और उसकी जीवनी के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ आपने कि उसने अपने जीवन काल में क्या किया, उसका जीवन काल कैसे रहा। उसका जीवन काल वैसे 36 ईयर तक का ही था, मतलब 36 ही? हाँ जी सर, 36 साल तक ही जिया वो। तो मैं उसके एक छोटे से जीवन काल में उसने क्या क्या किया इसके बारे में आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको। फैनन ने उपनिवेशवाद के वर्चस्व का एक रूप माना। जो फैनन है ना, उसने उपनिवेशवाद को एक वर्चस्व माना है। उन्होंने हिंसा को उपनिवेशवाद के रूप में परिभाषित और विश्लेषित माना है। उन्होंने उपनिवेशवाद की संस्थाओं और उत्तर औपनिवेशिक सरकारों का आलोचन किया। अच्छा मतलब कष्ट है, कि आपको थोड़ा सा ये शब्द लिख लो बेटा, बड़े बड़े अच्छे शब्द यूज़ किया आपने। शुरू में आपने बोला फैन, हाँ लिखो। एक तो बोला आपने उत्तर उपनिवेशवाद शब्द यूज़ किया आपने, हमको पता होना चाहिए क्या होता है उत्तर उपनिवेशवाद, है ना। कोई बात, स्पेलिंग चलती है, मतलब बच्चों को पता है, टर्म सही पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, शाबाश, अब बोलो आप। उन्होंने उपनिवेशवाद की संस्थाओं को उत्तर औपनिवेशिक सरकारें, ठीक है, मतलब वही मतलब उपनिवेशवाद के बाद का टाइम, पोस्ट कॉलोनियल बोलते हैं इसको हम, मतलब उत्तर औपनिवेशिक सरकारों का विश्लेषण किया इसने। ठीक है। उन्होंने मानवता की एक नई समझ के लिए आह्वान किया। उन्होंने उपनिवेशित लोगों को चेतना को उभारने पर जोर दिया। जो उस टाइम उपनिवेशित चेतना थी उसको उभारने का प्रयास किया है। उन्होंने मुक्ति को सभी नागरिकों के लिए समान बहाल माना है, क्योंकि जो फ्रांस फैनन थे ना, उनके साथ गोरे और काले का भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा। जो मतलब कि जो उनकी माँ थी वो जैसी गोरी थी, जो उनके पापा थे वो काले थे। मतलब कि जो उनकी माँ थी वो अलग कास्ट की थी, जो उसके पापा थे वो अलग कास्ट। हाँ, मतलब चमड़ी लगती स्किन है ना, ठीक है। कास्ट के बारे में भी अच्छा अच्छा अच्छा। और जो उसके अन्य भाई बहन थे ना, वो सारे गोरे थे। जो फ्रांस फैनन है वो अकेला ही काला था, जिसकी वजह से उसको हर वक्त मतलब कि दलित होते हैं जैसे उसको सप्रेशन की फीलिंग करनी पड़ी। हाँ, कई बार देखा होगा आपने, अगर माँ बाप अलग अलग कलर के हो ना, जैसे हमारे इंडिया में देखा होगा आपने, तो कई बार एक बच्चा थोड़ा एक फादर के उस पर आ जाता है, एक मदर के उस पर आ जाता है। कई बार देखा होगा आपने रिश्तेदारी में भी। तो उसका ऐसा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, उसका दिखता हो ना, वो बच्चे दूसरे बच्ची वैरायटी लगी नजर आती होनी, तो बचपन से उसने झेला ये चीज़। आगे बोलो। उन्होंने वैधता को सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्षों में भागीदारी से जुड़ा। किसको बेटा? उन्होंने वैधता को सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्षों में भागीदारी से जुड़ा माना। अच्छा, मतलब आपको वैधता तब मिलेगी जब आप सामाजिक संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है ना। या जब सामाजिक संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, उसको समाज में क्या मिलेगी? वैधता, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसने अपनी शिक्षा कहाँ से शुरू की और वो कैसे एक चिकित्सक भी रहा वो अपने जीवन में, डॉक्टर। और उसने जो सेना थी, अल्जीरियाई सेना थी उस टाइम, जो अल्जीरिया था वो फ्रांस का ही शायद उपनिवेश था, जो फिर बाद में वो अलग हो गया। कुछ लड़ाई हुई बेटा। 1962 में वो जीते और 1961 में उसकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए उसने पूरे जीवन काल में लड़ाई की। उसका अल्जीरिया की आज़ादी के लिए। 1962 में वो निरा था। जब उसको बाहर आने का मौका मिला था वो अपनी जिंदगी से मतलब चले गए। ऐसा इसमें अब मैं बताना चाहती हूँ कि उसने मार्टिन में स्कूल जाने के बाद फैनन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रेंच सेना में सेवा की, जो मैं आपको बता रही थी। उसने फ्रेंच सेना में भी सेवा की है, और उसके बाद फ्रांस में स्कूल भी गए और सेना में सेवा भी की उन्होंने। लियोन विश्वविद्यालय में चिकित्सा और मनोचिकित्सा में अपनी पढ़ाई पूरी की। काफी पढ़े लिखे थे मतलब ना, ठीक है। 1953 से 1956 में अल्जीरिया में ब्लिटा जैनविले अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख के रूप में काम किया, जो उस समय फ्रांस का एक हिस्सा था। अच्छा देखो, ये ना
साइकोलॉजी का, मनोचिकित्सा का प्रोफेसर था अल्जीरिया में ना। तो जो उसने लिखा है ना, इसका ये कॉलोनियलिज्म का साइको एनालिसिस किया है इसने, मतलब उपनिवेशवाद किस तरह से आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है, उसकी स्टडी है इसकी, मतलब ठीक है ना, मेंटल कैसे आदमी कमजोर होता है। बोलो शाबाश। अल्जीरियाई और फ्रांसीसी सैनिकों का इलाज करने के समय फैन ने मानव मानस पर औपनिवेशिक हिंसा के प्रभावों का निरीक्षण करना शुरू किया। अच्छा। उन्होंने अल्जीरियाई मुक्ति आंदोलन के साथ काम करना शुरू किया। लिखो, ये बहुत बड़ी लाइन लिखी आपने, लिखो मतलब नहीं आपने लिखा, देखो फैनन ने औपनिवेशिकों पर हिंसा का जो लाइन पढ़ी वो पढ़ो फिर से, जो लाइन पढ़ी आपने। अल्जीरियाई और फ्रांसीसी सैनिकों का इलाज करने के समय फैन ने मानव मानस पर औपनिवेशिक हिंसा के प्रभावों का निरीक्षण करना शुरू ये किया। लिखो, लिखो हाँ मानव, कोई बात नहीं, ये लिख दे, कोई बात नहीं। मानव मानस पर उसने क्या स्टडी की है, ह्यूमन साइकी पर, मानस होता है साइकी, मानव मानस पर औपनिवेशिक हिंसा का क्या लिखा है, मानव मानस पर हिंसा के ये वर्ड लिखना पड़ेगा अपने सामने, औपनिवेशिक हिंसा का। मानव मानस पर औपनिवेशिक हिंसा। हाँ ये लिखो, औपनिवेशिक काल में जो वहाँ हिंसा हुई है उससे उन लोगों के माइंड पे क्या इमेज बन गई है उसका जिक्र किया उसने, ठीक है ना। तभी तो देखो उसकी एक किताब रेस्ट ऑफ अर्थ है ना, वो किताब लिखी है उसने जिसमें उसने हिंसा को सही डराया। सर इसकी बुक्स के बारे में भी मैं हाँ बता रहा, ठीक, सॉरी डिक्शनरी, हाँ बोलो। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ये है FLN, मतलब कि उस टाइम ये पार्टी थी नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसका वो सदस्य बना। अच्छा, अल्जीरिया की आज़ादी के लिए, ओके। 1956 में ट्यूनिस में प्रकाशित होने वाले इसके समर्थक एल मौजाहिद के संपादक बने। अच्छा। मतलब कि इसके संपादक बने वो एल मौजाहिद। ये वहाँ की कोई अखबार रही होगी जो कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। 1960 में उन्हें अल्जीरिया की FLN के नेतृत्व वाली अंतर सरकार द्वारा घाना में राजदूत नियुक्त किए गए। अच्छा। इनकी जो पार्टी है ना, इसके राजदूत भी रहे। हाँ। उसी साल फैनन को ल्यूकेमिया का पता चला, मतलब कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, ब्लड कैंसर, आई कैंसर की ब्लड कैंसर होता है शायद ल्यूकेमिया। और 1961 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में इस बीमारी का इलाज भी किया, परंतु वो नहीं बचे। शाबाश। फैनन का प्यूनाइल मास्क ब्लैंक्स 1952 काले चमड़े सफेद मुखौटे। लिखो इसको, इस किताब को लिखो, क्या बोला आप? हाँ लिखो, शाबाश। ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, शाबाश। मतलब काली चमड़ी सफेद मुखौटे, ये किताब है। अब आपने क्या करना है, AI में जाकर इस किताब की थीम मिल जाएगी आपको 2 पेज की, उसको पढ़ के लाओ फिर बता देंगे। ये काम कौन 1952 में लिखी हुई है, ठीक है। थीम बताना कल जब स्कूल लगेगा। अभी बताऊंगी सर मैं इसकी। अच्छा देखिए आपने पता तो ठीक है। अच्छा ठीक है बोलो। हाँ ब्लैक स्किन वाइट मास्क 1952 में लिखी है इन्होंने। अच्छा ठीक है। इस उपन्यास में उन्होंने उन लोगों पर औपनिवेशिक अधीनता के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का विश्लेषण किया है जो खुद को काले मानते थे। उन्होंने एक ऐसे अश्वेत व्यक्ति की विभाजित आत्म भावना की बात की है जिसने अपनी मूल सांस्कृतिक मौलिकता खो दी है। मतलब कि उसने ऐसी बात की है कि जो खुद को काले मानते हैं और जो गोरे होते हैं वो, मतलब कि गोरे होते हैं वो उनका बार बार दमन करते हैं। जैसे जो मालिक होता है दासों को कैसे मतलब कि काम के लिए दबाता रहता है कि तुम काम करो और उनको कम वेतन देता है, उसी तरह इनका भी है कि मतलब कि जो काले होते हैं उनको कुछ नहीं समझा जाता है, उनको माना जाता है ऐसा। बहुत बढ़िया बेटा, इस लाइन को फिर से पढ़ो जो आपने पढ़ी है, बहुत सुंदर पढ़ी। इस उपन्यास में उन्होंने उन लोगों पर औपनिवेशिक अधीनता के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का विश्लेषण किया है जो खुद को काले मानते थे। उन्होंने एक ऐसे अश्वेत व्यक्ति की विभाजित आत्म भावना की बात की है जिसने अपनी मूल सांस्कृतिक मौलिकता खो दी है। विभाजित आगे क्या बोला आपने? विभाजित आत्म भावना। हाँ डिवाइड हो गया। करो जरा इसको एक्सप्लेन। रीतिका क्या पढ़ा इसने? पढ़ा तो इसने एक्सप्लेन करवाओ, कर सकते हो आप बच्चों? क्या बोला इन मैडम ने जो बहुत बड़ी बातें बोली मैंने? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ फिर से करो। इस उपन्यास में उन्होंने उन लोगों पर औपनिवेशिक अधीनता के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का विश्लेषण किया है जो उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। हाँ नहीं इसको पहले पूरा पढ़ा। जो खुद को काले मानते थे। ठीक है। उन्होंने एक ऐसे अश्वेत व्यक्ति की विभाजित आत्म भावना की बात की है जिसने अपनी मूल सांस्कृतिक मौलिकता खो दी है। लास्ट लाइन को बताओ, बाकी छोड़ो आप। जिसने एक एक करके टैप राउंड सबको देंगे।
यस यू गो फर्स्ट, बोलो आपने पहले। सर इसमें जो है इन्होंने जो कहा सर, इसमें फ्रेंच फिल्म ये कहना चाहते हैं कि सर जो वो बुक है ब्लैक मैन, हाँ जो भी इस फिल्म, ओके ओके, ये 1952 जो भी सर ये बुक है, इसका यही है कि इसमें सर एक प्रकार से जो ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, जिससे जो अश्वेत लोग हैं वो श्वेत लोगों की संस्कृति को अपनाएं, उनके रहन सहन भाषा को अपनाएं, और इस कारण से सर वो अपनी जो क्या बोलते हैं मूल संस्कृति से, हाँ, उससे दूर जाते हैं, क्योंकि सर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि जो गोरे लोग हैं वो उच्च है, और जो तो वो डिस्क्रिमिनेशन का विरोध क्यों नहीं करते, उसको अपना क्यों रहे हैं फिर वो? सर ये है कि थोड़ा भय हो सकता है, और ये है कि लाइक कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी, हेजेमनी, हाँ हेजेमनी, हाँ कि वो खुद ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सर इसको। गुड। अच्छा आप बोलो, आप क्या बोलना चाहते हैं जो बात है? सर उनका दबाव कि मतलब वो किस तरह से, जैसे सर ब्लैक पीपल और वाइट पीपल को दो भागों में बांट दिया है, और जो वाइट पीपल है सर वो ब्लैक पीपल के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ठीक है, उनकी पर संस्कृति को पर खत्म कर रहे हैं। अब तो वो भाग गए, भगा दिए लड़ाई करके इन्होंने, उसके बाद क्यों है वो ब्लैक पीपल डिवाइडेड क्यों है वो? स्लेव मेंटालिटी सर जो ये कह रहे हैं। नहीं वो तो चले नहीं गए, वो मेंटलिटी क्यों है उनकी ऐसी? चले गए ना वो, देखो चले गए अल्जीरिया। इंडिजीनियस जो कल्चर है उसको उन्होंने बैकवर्ड शो किया, तो वो सोच रहे कि वाइट्स की तरह पावर लेने के लिए हमें भी वही कल्चर अपनाना पड़ेगा। गुड, बहुत अच्छा लगा आपका आइडिया, गुड बेटे। अच्छा आप बोलो। सर जो मैंने समझा इस शब्द से, मेरे को ये समझ आया कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ वही पर्टिकुलर माना कि हम काले ही हैं, मतलब जो चलो एक तो ये है, identity ठीक है, वो दिया। अगर काले है तो वो डिवाइडेड क्यों, उनकी उस बंदे की चेतना बट क्यों गई फिर गोरे और काले में? उसको तो फिर काले में सेटिस्फाई होना चाहिए था ना, क्योंकि वो खुश नहीं है उसमें, मतलब काले में Yes, sir. वो क्या करना चाहता फिर गोरा? मतलब वैसे क्योंकि ना हर जगह गोरों का ये है, गोरे ही जैसे बड़ी बड़ी जगहों पर उनका ही अधिकार है, जो डोमिनेंस उनका ज्यादा है, जो काले हैं उनको वो कुछ भी नहीं समझते, मतलब कि जो बड़े बड़े पद होते हैं उनके ऊपर उन्हें नहीं देते। पर गुड़िया अब तो चले नहीं गए अल्जीरिया से, तो तुम बैठ जाओ इसने बैठ सर चले भी गए तब भी उनमें यही है सर वो उनकी मेंटालिटी कि वो हाँ। अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, यूनिटी नहीं है सर लोगों में। कॉलोनियल एक हिस्ट्री और एक छोड़ के गए हैं कि यही एक रवैया है, एक बैगेज है, जनरेशनल बैगेज टाइप, कि तुम इनको मानोगे तभी तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। और जिसको उन लोगों ने भी आत्मसात कर लिया है ना। गुड, हमने एक्सेस भी कर ली है वो चीज़। अच्छा देखो ये ऐसे ही मैं एग्जाम्पल दूँ, और देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी औरत को बचपन से उसके माँ बाप सिखाते हैं, तू औरत है, तू लड़की है, ठस बैठ भाई, बेटे को आगे जाने दे, भाई को आगे जाने दे, फिर पति भी ऐसा ही मिलता है। अब जब वो बूढ़ी हो रही है, लाड़ा मर भी गया उसका, भगवान जैसे भी हुआ, अब वो औरत देखना, आपने औरत होके भी वो पुरुष प्रधान सोच भी उसके अंदर घुसी हुई है। हाँ मतलब देखो उसकी आइडेंटिटी कैसी कन्फ्लिक्ट में, वो औरत भी है साथ में वो मर्दों वाला भी कर रही है, वो डिस्क्रिमिनेशन मतलब डबल हो गया ना उसका। ये जो कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी है ग्रामशी ने कहा सर, हाँ। उसको बाद में जो फेमिनिस्ट थिंक करें उन्होंने आगे उसको हाँ मतलब हीजेमनी टाइप है कि भाई जो आपको डोमिनेट करता है आप उसी के दीवाने हो जाते हैं, मैं भी ऐसे बनूं, तो और उस चक्कर में आप अपनी रियल आइडेंटिटी को छोड़ रहे हो, उसको इन्फीरियर समझ रहे हैं आप, है ना। ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं आप, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी भी समझते हैं कि अगर बंदा इंग्लिश में बोल रहा है तो वो इंटेलिजेंट है, बजाय ये देखने के कि उसके लॉजिक क्या है, मतलब हीजेमनी है ना उस बात की। आगे बोलो बेटा, शाबाश। और इनकी दूसरी जो फेमस बुक है वो है अर्डाइन कॉलोनियलिज्म। अच्छा, मरता हुआ। कॉलोनियलिज्म, अच्छा 1959 में। ठीक है बेटा, गुड। यहाँ फैनन इस बारे में बात करते हैं कि कैसे अल्जीरियाई क्रांति के दौरान अल्जीरिया के लोगों ने पुराने सांस्कृतिक पैटर्न को बदल दिया और Good. प्राचीन सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनाया, ताकि उन लोगों को नष्ट किया जा सके जो उनके औपनिवेशिक उत्पीड़क थे। उन्होंने उन प्रथाओं का मजाक उड़ाया था। अच्छा। मतलब कि इसने सर जो ब्लैक स्किन वाइट मास्क है ना, उसके मतलब कि आगे जो उसने लिखी है वो लिखी है उसने 1959 में, कि इसी बारे में लिखी है उसने। हाँ मरता हुआ। हाँ इसमें लिखी है कि उसने बताया है कि जो अगर उनको अपना गोरों के डोमिनेंस से बाहर निकलना है तो हाँ। वो पुराने रीति अपने कल्चर में। अपने कल्चर को अपनाना पड़ेगा, जो उन्होंने जैसे पुराने जो कल्चर है उनको जो उन्होंने उसको ठुकरा दिया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फिर से। वाह देखो अब इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लाओ आप। देखो जैसे फॉर एग्जांपल महाकुंभ हुआ, ठीक है, हमें बोलते कि वह उस पानी में नहाने जा रहे हैं, क्या होगा, ठीक है, एक सेंस में, या हम बोलते भाई क्या बेवकूफ़ी है। पर अगर आप इंडिया की सिविलाइजेशन के हिसाब से देखें तो जो सैकड़ों साल से हज़ारों साल से भारत की सभ्यता थी, उस हिसाब से जो लोग उसमें जा रहे हैं ना, जो उस आइडेंटिटी को, हिंदू आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं ना उसमें। ये बात वी.एस. नायपॉल ने कही थी इंडिया द वुंडेड सिविलाइजेशन में, कि भारत एक वुंडेड सिविलाइजेशन रही है। पहले इस्लामिक आक्रांताओं ने आके मंदिर तोड़े,
कि सभ्यता को ख़राब किया। फिर गोरी चमड़ी वाले लोग आए, उन्होंने पैसे से भी लूटा और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया। चलो एक तो होता है प्यार से भी, शिक्षा के थ्रू भी। शिक्षा में सिखाया गया कि जो क्रिश्चियन है वो इंटेलिजेंट है, और थे भी वो पढ़े लिखे, वेस्टर्न एजुकेशन है। क्रिश्चियन होने का मतलब ही क्या था? इंटेलिजेंट, है ना, होता भी इसका मतलब यही था। और तभी तो देखो राजा राम मोहन राय जैसे कितने इंटेलेक्चुअल लोग वो क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए। मूर्ति प्रथा भी छोड़ दी उन्होंने, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने को प्रोग्रेसिव बनाना चाहते थे। तो ज्ञान के थ्रू भी और कई जगह तलवार के थ्रू भी किया गया। तो वो बोलता है इंडिया एक पीड़ित सभ्य सिविलाइजेशन रही है। वीएस नॉयपॉल, उस टाइम उनकी बड़ी आलोचना हुई भारत में कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ बोल रहा है, ये गलत आदमी है। पर आज उसकी अब रिलीवेंस बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं जो फैनन जो बात कर, वही बात है ना कि अपने को इन्फीरियर समझना, ये जो इसको बोलते हैं उर्दू में ऐसा से कम तरीके में, मैं आपसे कम हूँ, वो चला गया ना, शाबाश। और लास्ट किताब बता रहे, देखो आपको ये बड़ी सेकंड लास्ट और भी है, रेस्ट ऑफ द अर्थ। ये बड़ी फेमस किताब है, ये टेस्ट ओवर पूछते रहते हैं, पर इसका मेरे को उसका थीम समझ नहीं आई अभी तक। रेस्ट ऑफ अर्थ, रेस्ट होते हैं अभागे, स्पेलिंग देख लेना आपने ना, WRETC, रेस्ट ऑफ, WRENCH। अच्छा रेस्ट। हाँ बोलो बेटा, क्या बोलती है किताब? उपनिवेशवाद के मनोविज्ञान का एक शानदार विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं और उदारीकरण के उनके मार्ग के बारे में भी बात करते हैं। फिर से बोलो, क्या देता है ये उपनिवेशवाद के मनोविज्ञान का एक शानदार विश्लेषण। अच्छा, एनालिसिस दिया, ओके। और उदारीकरण के उनके मार्ग के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से उपनिवेशीकरण की अवधारणा का वर्णन और व्याख्या भी की है। ब्यूटीफुल। जो उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद होता है जो देश जिसके ऊपर गुलाम मतलब कि गुलाम रह चुका हो, उसको तो उपनिवेशवाद। ठीक है, तो ये उसके मनोवैज्ञानिक, फिर से पढ़ो, क्या बोला आपने, फिर से पढ़ो इसके बाद। उपनिवेशवाद के मनोविज्ञान का एक शानदार विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। हाँ, अब देखो इसने कहाँ से लिया है, ये टेक्निक लिया इसने सिगमंड फ्राइड से। सिगमंड फ्राइड वाज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है ना। तो वहाँ से उसको लेकर के इसने कॉलोनिज्म में ठोक दिया इसको, कि कॉलोनिज्म में भी एक तरह का आदमी को, सिगमंड फ्राइड ने बोला था कि हम जो बचपन में जो अपनी फीलिंग दबाते हैं ना, तो वही कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में मारी रहती है। और उसका ये मानना था, देखो सही गलत वो आप जानो, वो बोलता था आदमी की जैसे सेक्सुअल डिज़ायर, सदा तो उसने सेक्स को ही माना, जो आदमी सप्रेस करता है ना, फिर वही उसके सबकॉन्शियस में बाहर आती है। मतलब उसने हर चीज़ को इंद्रिय सुख पे ही ले गया सिगमंड फ्राइड। तो वो था आदमी का साइको एनालिसिस करता था वो। तो इसी को कई विद्वानों ने इसने नस्ल में ले गया और उसमें कॉलोनियलिज्म में ले गया। इसको एक विधि बन गई फिर, टूल, साइको एनालिसिस। आदमी ऐसा क्यों सोचता है, ठीक है ना, ये सही गलत दूसरी बात पर एक ले गया इसको। आगे बोलो, शाबाश बेटा। और इनकी चौथी किताब है टूवर्ड द अफ्रीकन वैल्यूएशन 1964। टूवर्ड द अफ्रीकन वैल्यूएशन। अच्छा, वैल्यूएशन, अच्छा जी। हाँ, यह नस्लवाद से लेकर भी उपनिवेशीकरण तक कई विषयों पर निबंधों का संग्रह है। डीकॉलोनाइजेशन, जब आप डीकॉलोनाइजेशन को पढ़ेंगे उपनिवेशवाद को, उसका मेन विचार है उसको, विशेषकर उसके साइकोलॉजिकल। हाँ बोलो शाबाश। उपनिवेशवाद का स्वरूप में इनके विचार है। फैनन के उपनिवेशवाद संबंधी विचार अनुभव पर आधारित है। मतलब कि उन्होंने जो भी उपनिवेशवाद के बारे में लिखा है वो इनके अनुभव पर आधारित, जो इन्होंने फील किया, जो इनका अनुभव रहा। जैसे नौकरी करते थे, उसके बाद एक चिकित्सक भी रहे उसमें, और जो इनके साथ जो सोसाइटी में इनके साथ बिहेव होता था उसका अनुभव पर भी इन्होंने इस जो उपनिवेशवाद के बारे में लिखा है। गुड। फैनन के अनुसार उपनिवेशवाद उत्पीड़न का विस्तृत ढांचा है जो जातीय व सांस्कृतिक श्रेष्ठता का मुखौटा लगाकर पूंजीवाद के आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति करता है। फैनन ने अपनी प्रसिद्ध रचना द रेस्ट द अर्थ में उपनिवेशवाद का विश्लेषण किया। फ्रांस फैनन समाज की मानसिकता, सांस्कृतिक गठन और राजनीतिक संगठन पर उपनिवेशवाद के प्रभावों के बारे में बात करते हैं। श्वेत जातियां विदेशी भूमि संसाधनों का भरपूर शोषण करती है। अपनी पुस्तक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क 1952 में फैनन ने कहा कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत श्वेत व अश्वेत जातियां निरंतर तनाव में रहती है। श्वेत व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण सभ्यता, संस्कृति, कानून, शिक्षा, कला, कौशल के प्रवर्तक मानकर अश्वेत लोगों पर हीनता का कलंक लगा देते हैं। मतलब कि इसने वही बात की जो चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल। जो अश्वेत लोग होते हैं वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर है ना, ज्यादा सुखी मानते हैं। जो ब्लैक स्किन वाले होते हैं उनको मतलब कि किसी न किसी तरह उनको डोमिनेंस करना ही है उनके ऊपर। शाबाश। फैनन के अनुसार श्वेत जाति
के भार का सिद्धांत सिर्फ कल्पना है। मतलब कि जो श्वेत जाति के लोग होते हैं ना, उनका भार मतलब कि उनका भार कुछ भी नहीं है। जो अश्वेत जाति है उनका मतलब कि बहुत ज्यादा भार है। मतलब कि पृथ्वी पर उनका बहुत ज्यादा भार है। जो श्वेत लोग हैं उनका कुछ भी भार नहीं है। मतलब कि जो इनकी ये कल्पना है, मात्र कल्पना है, क्या सब कुछ भी नहीं होता। हाँ, उसका मतलब है कि भाई जो ये फूक मारते हैं कि हम सुपीरियर है, ये सिर्फ हवाबाजी है, रियलिटी में नहीं है। पर क्योंकि इनको एडवांटेज भी है उसकी फूक मारते हैं। आगे बोलो, शाबाश, गुड बेटा गुड। अब बताऊंगी मैं राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, हाँ, जो बताओ। NLM मूवमेंट होता है, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द अर्थ के अंतर्गत फैनन ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत किया। अल्जीरिया की राष्ट्रीय मुक्ति ना, शाबाश बोलो। फैनन के अनुसार मुक्ति आंदोलन का स्रोत न तो शहरी मध्य वर्ग है, हाँ। न ही अफ्रीकी संस्कृति की और लौट जाने की प्रेरणा। अच्छा, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लिए क्रांति आवश्यक है। इसके लिए देहाती किसानों में विद्यमान क्रांति क्षमता को पहचानना चाहिए और देहाती किसान समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मतलब कि जो इन्होंने पहले अश्वेत और अश्वेत की बात की, फिर इन्होंने देहाती किसान को मतलब कि कालों की जगह देहाती किसान का उपयोग किया, शब्द का उपयोग। हाँ, ये बता क्या, देखो बेटा, ये माओ की थ्योरी ली इसने। माओ ने भी जो क्रांति की थी ना, वो मध्यम वर्ग से नहीं की थी। उसने गांव के किसान इकट्ठे किए थे और उन्होंने बंदूकें लेकर के जो पूंजीवादी थे ना, वहाँ से जिम्मेदार थे, उनको भगाया था। तो ये उस लॉजिक को ले रहा। और ये क्या मानता है, क्योंकि जो देहाती किसान है ना, उसको नहीं पढ़ा लिखा, मध्यम वर्ग ने पढ़ी है इनकी किताबें कि गोरे ने ये डिस्कवरी की, वो डिस्कवरी की, वो है उनसे में उनकी तरह बनना चाहता है। गांव का आदमी आज अपने कल्चर में तो ये बोलता है तुम उठाओ तलवार और या बंदूक और ठोको इनको, क्योंकि तुम, और ये बोलता है इस वेस्ट ऑफ अर्थ में कि हिंसा से ही आप, हालांकि हिंसा बुरी है, पर इस हिंसा से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि तुम लड़ रहे हो अपने अधिकार के लिए, उनको भगाओगे यहाँ से, फिर तुम अपने जीवन को जी सकते हो। ऐसा बोलता है, वायलेंस को जस्टिफाई किया था इसने। क्रांति के लिए संपूर्ण अफ्रीका, एशिया व लैटिन अमेरिका के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का सचित प्रभाव मानवीय विकास में सहायक होगा। ठीक है। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रस्तुत करेंगे जिससे विभिन्न व्यक्ति अपने आप को ढूंढने में एक दूसरे की सहायता कर सकेंगे। तभी विश्व स्तर पर मनुष्यों में अलगाव की स्थिति का अंत हो सकेगा। शाबाश बेटा। अब बताऊं मैं इसके अमानवीयकरण पर शोध प्रबंध। ठीक है, डिह्यूमनाइजेशन। बोलो, शाबाश। फैनन के अनुसार औपनिवेशिक गुरु हिंसा का उपयोग करते हुए शासन करते हैं। मतलब कि जो औपनिवेशिक गुरु होते हैं वो हिंसा का सहारा लेते हैं। इसीलिए उपनिवेशवादियों और मूल निवासियों के बीच अलगाव है। औपनिवेशिक दुनिया एक हिंसक दुनिया है और इसीलिए इस दुनिया में रहने वाले लोगों को दर्दनाक विकार हो सकते हैं। मूल निवासी समाज इस प्रकार अमानवीय और असांस्कृतिक है। फैनन का तर्क है कि मूल निवासियों के लिए एक नया मानवीय समाज प्रारंभ करने के लिए एक हिंसक क्रांति आवश्यक है। अच्छा। मतलब कि जो ये बताता है कि डोमिनेंस को खत्म करने के लिए एक सामाजिक क्रांति आवश्यक है, वायलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। अब बताऊं मैं बी उपनिवेशीकरण के बारे में। ठीक है। क्योंकि बी उपनिवेशवाद हिंसा के माध्यम से स्थापित और असुरक्षित किया गया था। फैनन कहते हैं कि उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए एक हिंसक क्रांति आवश्यक है। ठीक है। वह मूल निवासियों के कष्टों में एक मनोवैज्ञानिक आयाम देते हैं। फैनन पीड़ा को दूर करने और भी औपनिवेशीकरण के मार्ग को सुविधाजनक बनाने में हिंसा की भूमिका के महत्व को बताते हैं। फैनन के अनुसार उपनिवेशीकरण वैध नहीं था और हिंसक स्रोतों में निहित था। मतलब कि उसने बताया कि इस डोमिनेंस से मुक्ति पानी है तो हमारे को हिंसा का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जिन्होंने राज किया उन्होंने पहले हिंसा यूज की थी, ऐसा बोल रहा है। आगे चलो। इसीलिए दमित दो चीजों के हकदार हैं। उन्होंने बताया कि जो दमित है, जो शोषित है, वो दो चीजों के हकदार है। बोलो। सबसे पहले संप्रभुता की भौतिक पुनर्प्राप्ति, उपनिवेशीकरण की मनोवैज्ञानिक पीड़ा से मुक्ति। फैनन कहते हैं कि ये लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं ये दो बातें। संप्रभुता की भौतिक पुनर्प्राप्ति, ठीक है, उपनिवेशीकरण की मनोवैज्ञानिक पीड़ा से मुक्ति। दो चीजें चाहिए आपको, एक तो गुलामी से बाहर होना है आपने, फिर साइकोलॉजिकली गुलामी है उससे भी बाहर होना, दोनों चीज चाहिए आपको। फैनन कहते हैं कि उपनिवेशित को औपनिवेशिक गुरु को उखाड़ फेंकने के लिए कई राजनीतिक संगठन बनाने चाहिए। फैनन के अनुसार हिंसा केवल उचित नहीं है बल्कि यह आवश्यक है। मार्क्सवाद के साथ प्रजातिवाद का सम्मिश्रण। अच्छा। फैनन के अनुसार परंपरागत मार्क्सवादी विचार में रंगभेद नीति का विरोध नहीं है। इसमें केवल सर्वहारा वर्ग एवं बुर्जुआ वर्ग का विचार है। इसीलिए यह तीसरे विश्व के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरे विश्व में साम्राज्यवाद के साथ साथ रंगभेद की नीति का शोषण भी विद्यमान है। अपनी पुस्तक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क
1752 कोई बात 1952 नहीं, में कहा हाँ। श्वेत प्रजाति के द्वारा। अच्छा, मतलब कि सर 1752 में मार्क्स ने भी लिखी होनी शायद। नहीं वो तो मर गया था बेटा तब तक, कोई बात नहीं, वो कोई चक्कर नहीं, पर इसने क्या किया 1752 में 70 नहीं वो हुआ नहीं, 1800 कुछ में पैदा हुआ मार्क्स। कोई बात नहीं, पढ़ो मार्क्स। 1952 में कहा हाँ। श्वेत प्रजाति के द्वारा अश्वेतों पर सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित किया गया है। आधुनिक यूरोपीय संस्कृति से एशिया अफ्रीका की भलाई नहीं हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही। नियो प्रजातियों के साथ भेदभाव को प्रदर्शित करने के लिए उसने किया है नेग्रिट्यूड शब्द का प्रयोग। नेग्रिट्यूड हाँ, NEG नेग्रिट्यूड हो बेटा RITUD कि मतलब निग्रो होने पे गर्व करो, हम निग्रो हैं। नेग्रिट्यूड निग्रो से बना हुआ नेग्रिट्यूड, शाबाश बेटा। अब अंत में जो भी मैंने बताया उसके हाँ। सार में व्यक्त करना चाहती हूँ। हाँ, बोलो, शाबाश। फ्रांस फैनन ब्लैक नेशनलिज्म मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और रहेंगे। एक प्रसिद्ध विद्वान और एक मानववादी जिन्होंने अपना जीवन उपनिवेशित लोगों की मुक्ति के लिए समर्पित किया। उन्हें हमेशा अश्वेत के लिए एक अद्भुत परिसंपत्ति तथा स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए समग्र संघर्ष के रूप में याद किया जाएगा। शाबाश, बजाओ ताली भाई। अरे वो आज बोलो। अगर यदि नेट में पेपर आए कि फ्रांस फैनन को किसके लिए जाना जाता है तो हम लिखेंगे कि नस्लवाद के लिए इन्हें जाना जाता है। अगर ये जाति के बारे में और विद्वानों ने भी लिखा है, इनको केवल नस्लवाद के लिए जाना जाता है। और नेट के लिए हम इसकी किताबों और इसके नस्लवाद, जो इसने नस्लवाद की थ्योरी दी है इसको ही पढ़ेंगे, इसके बारे में पूछा जाता है, बाकी नहीं बुक्स और नस्लवाद के बारे में। शाबाश बेटा, गुड, बजाओ ताली। मतलब इनका बोलने मतलब है कि इसने साइको एनालिसिस भी, देखो कोई फ्रेंच फैनन ने क्या कह लिया, उसने जो बंदा था वो साइकोलॉजी का फादर सिगमंड फ्राइड से साइको एनालिसिस लिया और कार्ल मार्क्स से मार्क्सिज्म लिया और उसमें नस्लवाद को भी जोड़ दिया, नस्ल के भेदभाव को भी जोड़ दिया। ये है उसकी फिलॉसफी का सार कि साइकोलॉजी स्टडी करनी प्लस मार्क्सिस्ट करनी, गरीबों की बात करनी, पर उसमें नस्ल के एंगल को भी जोड़ना है ना। ओके बेटा, शाबाश।